हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जीटेक कंपटीशन में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी दे दी गई थी कि आप लोगों की आरआरबी जेईई की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंतर्गत मैं सागर सिंह आप लोगों को जर्नल अवेयरनेस की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। जर्नल अवेयरनेस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है उसका, उस सब को हम लोगों ने डिटेल वाइज हर चीज़ को देख लिया था। अब उसके टॉपिक में जो पहला टॉपिक था हमारा जियोग्राफी, तो आज जो हमारी पहली सीरीज है, इस सीरीज की पहली क्लास है, उसमें हम लोग पहला टॉपिक क्या लेके चलेंगे? जियोग्राफी। कौन सा टॉपिक है? जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है इसका, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हमने एक क्लास में देख ली थी। तो आज बस उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द होता क्या है, कहाँ से आया, किसके द्वारा दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि जियोग्राफी दो प्रकार की होती है, एक वर्ल्ड जियोग्राफी और एक इंडियन जियोग्राफी। तो हम लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, जहाँ पे आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, जहाँ पे हमको लगेगा कि हाँ, इससे वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेट करके इंडियन जियोग्राफी को पढ़ाना चाहिए, जिससे आपको सारा समझने में आसानी हो, तो वहाँ पे हम थोड़ा उसको लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं फिर आज कि आपका जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया। ये तो जियोग्राफी शब्द है, इसको सबसे पहले दिया यूनान के एक भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? यूनान के एक भूगोलवेत्ता थे। सबसे पहले शब्द दिया, किसने दिया? वो थे इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये निवासी थे यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के। ठीक, मतलब कि जियोग्राफी शब्द सबसे पहले जिसने दिया था उनका नाम था इरेटोस्थनीज और वो निवासी थे यूनान के। ठीक, तो अब आप लोग पूछेंगे कि सर जियोग्राफी शब्द ही क्यों इसको दिया गया है, अदर सब्जेक्ट से जैसे देते हैं और भी कई सारे नाम होते हैं, वो नाम क्यों नहीं दिए गए? तो इसका रीजन भी देख लेते हैं क्यों दिया गया है, दूसरे नाम क्यों नहीं दिए गए हैं। तो इसका मेन रीजन है, जियोग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? इसमें पहला शब्द जो आपका है वो है जियो। क्या है? जियो। ठीक, ये आपका पहला शब्द हो गया। और इसमें दूसरा शब्द है आपका ग्राफोस। क्या है? ग्राफोस। ठीक, तो जियो का मतलब क्या होता है हिंदी में? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक, तो आप लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा बात आ रही होगी कि जियोग्राफी शब्द ही क्यों दिया गया, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, अर्थात वह विषय जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। सरल भाषा में इसकी परिभाषा यही होगी। तो सर जियोग्राफी शब्द दे दिया, लेकिन ये आया कहाँ से? तो ये जो जियोग्राफी शब्द आपका आया है ये आया है ग्रीक से। ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कहाँ से? ग्रीक से। ठीक, मतलब कि आपका जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? ग्राफोस, सॉरी जियो, और दूसरा शब्द है ग्राफोस। ठीक, समझ गए आप लोग? यानी कि आपका जो जियोग्राफी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। चलिए सर, ये तो हो गया। अब इतना बता दीजिए कि विश्व के स्तर पर तो इरेटोस्थनीज थे,
तो भारतीय स्तर पर कौन थे, तो ये भी देख लेते हैं। तो आपके जो भारतीय भूगोल के जनक थे, भारतीय भूगोल के जनक भारतीय भूगोल के जनक कौन थे? एक ब्रिटिशर थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेम्स रैनल। क्या नाम था उनका? जेम्स रैनल। ठीक, कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। जेम्स रैनल कहाँ से थे? ब्रिटिश से थे, एक ब्रिटिशर थे। ठीक, भारतीय भूगोल के जनक ब्रिटिश भूगोल शास्त्री जेम्स रैनल थे। कहा जाता है कि इन्होंने भारत का पहला मैप, मतलब कि लगभग सटीक मैप भारत का इन्होंने 1779 में दिया था, जिसको इन्होंने क्या कहा था? बंगाल एटलस कहा था। ठीक ना? इन्होंने जो भारत का पहला सटीक, लगभग सटीक, पूरी तरह से सटीक नहीं कि पूरा मैप दिया है, लगभग सटीक मैप जो दिया था 1779 में दिया था, और उसको क्या कहा था इन्होंने? बंगाल एटलस कहा था। ठीक ना? तो चलिए इतना हो गया। तो आगे का क्या है सर? आगे भी देख लेते हैं। आपको इंडियन जियोग्राफी के जनक पता चल गए, तो सर ये भी बता दीजिए अब कि वर्ल्ड मैप पे इंडिया को किसने दर्शाया है? तो वर्ल्ड मैप पे दर्शाने वाले आपके दो लोग थे। वो दो लोग कौन थे वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप पर दर्शाया था सबसे पहले, कौन थे वो दो लोग? तो हम बताते हैं, आपको जानकारी नहीं होगी तो हम इसीलिए हैं। तो पहले पर्सन थे विलियम लैम्पटन। कौन थे? विलियम लैम्पटन। ठीक, ये हो गए आपके पहले पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन थे? सेकंड पर्सन का नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था? जॉर्ज एवरेस्ट नाम था। मतलब कि वर्ल्ड मैप पर भारत के नक्शे को दिखाया था दो लोगों ने, पहले थे विलियम लैम्पटन और दूसरे थे जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब ये बता दीजिए कि ग्लोब के निर्माता कौन थे? भाई अगर वर्ल्ड मैप पे दर्शाया गया है तो ग्लोब तो पहले बन गया होगा आपका, तो वो भी देख लेते हैं। आपके ग्लोब के निर्माता जो थे उनका नाम था, मार्टिन बेहम। क्या नाम था उनका? मार्टिन बेहम। इन्होंने ग्लोब को कब बनाया था? तो इन्होंने ग्लोब का निर्माण 1492 में, यानी कि 1492 में ग्लोब का निर्माण कर दिया था। जब ग्लोब का निर्माण इतने समय पहले हो चुका है तो वर्ल्ड मैप पर दर्शाया था, आराम से जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो ये हो गई सारी बातें जियोग्राफी के बारे में कि कहाँ से आया, किसने दिया, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग ही क्यों किया गया। ठीक, तो अब थोड़ा देख लेते हैं अपने भारत देश के बारे में। किसके बारे में? भारत के बारे में। भारत यानी कि इंडिया। ठीक, भारत के बारे में देखेंगे कि भारत देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा, दूसरे नाम क्यों नहीं दिए गए इनको, किस आधार पर इनको भारत कहा गया, और कितने नाम हैं, वो नाम आए कहाँ से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि भारत में कई सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद है, पुराण है। ठीक, कई सारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, उन्हीं सब में एक पुराण है, उसका नाम है वायु पुराण। क्या नाम है? वायु पुराण। इसमें एक राजा का जिक्र है, उनका नाम क्या है? वायु पुराण के अनुसार
जो राजा थे उनका नाम था दुष्यंत, ठीक। और उनकी अर्धांगिनी का नाम था शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। तो सर इनके नाम पे तो नाम पड़ा नहीं है, तो किसके नाम पे नाम पड़ा है? तो इन दो व्यक्तियों के पुत्र थे, उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। कहा जाता है बहुत ही पराक्रमी थे, वीर थे, तेजवान थे। इन्हीं के आधार पे हमारे भारत का देश का नाम भारत पड़ा। नाम के आधार पर क्या नाम पड़ा? दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम के आधार पे क्या नाम पड़ा? भारत का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत, ठीक। ये हो गया, हमको भारत नाम भी मिल गया। कहाँ से आया? किसके द्वारा दिया गया? ठीक। तो सर अब ये बता दीजिए, भारत तो चलिए ठीक है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? बताइए, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? कहाँ से आए हिंदुस्तान शब्द? तो चलिए बताते हैं, पेशेंस रखिए थोड़ा। सारी चीज़ें आपके जितने डाउट्स हैं सब एक एक करके क्लियर होंगे। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपका हिंदुस्तान शब्द जो है, आप लोगों को पता है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? वो थे 3 पार्ट, हैं भी। उसमें पहला पार्ट है आपका प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारत, ठीक। तो जो मध्यकालीन भारत के लेखक थे, मतलब मध्यकालीन इतिहास के, आपको पता है कि मुगलों का शासन था। वो मुगल कहाँ से आए थे? अरब से थे, फारस से थे, कुछ अफगानिस्तान से थे। भाई इंडियन तो थे नहीं, बाहर से ही आए थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो लेखक होंगे, दरबारी होंगे, ज़्यादातर लोग बाहरी ही होंगे। तो उस समय जो मध्यकालीन लेखक थे, वो लेखक कहाँ के थे? अरबी और फारसी थे। कौन थे वो लेखक? अरबी और फारसी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या कहा है इसको? मध्यकालीन लेखक जो कि कौन थे? अरबी और फारसी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या कहा? भारत को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, ठीक। ये हो गया हमारा भारत देश का नाम, दूसरा नाम हिंदुस्तान, ठीक। तो बता दें हिंदुस्तान ही क्यों कहा गया, ठीक। भारत आज से तो देश है नहीं, कई सारी सभ्यताएं आई, कई सारी सभ्यताएं गईं। तो उनमें थी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और थी एक सिंधु घाटी सभ्यता। और तो इन सब का जो व्यापार था बहुत पहले से था। भाई अंग्रेज, पुर्तगाली, डच वगैरह तो ये अभी आए हैं, 1600 से आने स्टार्ट किए हैं। उसके पहले ही से ही भारत का व्यापार था। किनसे था? अरब लोगों से था। अरब हो गए, फारसी हो गए, इन सारे लोगों से भारत का व्यापार था। तो जब लोग व्यापार करने आते थे तो उनके बीच में एक नदी पड़ती थी, ठीक। ये नदी थी सिंधु नदी, ठीक है ना। ये सिंधु नदी हो गई। तो अब वो लोग यहाँ से आते थे, अरब से थे, इराक से थे, मतलब पर्शियन थे। वो लोग जब आते थे तो उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी, ठीक। सिंधु नदी पार करने से पहले तो इन लोगों की एक प्रॉब्लम थी। ये लोग सा को सा नहीं बोल पाते थे, इनका उच्चारण थोड़ा अलग था। सा को ये हा पढ़ते थे या हा बोलते थे। सा को हा के द्वारा बोला जाता था। तो सिंधु को हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू, ठीक ना। और यहाँ पे थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। पाकिस्तान वाले एरिया में, थोड़ा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे एरिया को लेकर के
यहाँ पे थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, कहाँ थी? सिंधु नदी के दूसरी तरफ थी। तो इसी आधार पर यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। ठीक, एक अवधारणा ये भी है कि एक हिंदू कुश पर्वत है जो अफगानिस्तान तक जाता है। तो जो हिंदू कुश पर्वत है उसके पार, उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, ये भी एक अवधारणा है। तो बस ये सब चीज़ें आपके नॉलेज के लिए थी, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बाहर है, बिल्कुल भी परीक्षा उपयोगी नहीं है, बस आप लोगों की जानकारी इस चीज़ पे रहे इसलिए थोड़ा बता दिए गए कहाँ से हिंदू शब्द आया आपका। ठीक है, तो हमने देख लिया हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, भारत में रहने वालों को हिंदू ही क्यों कहा गया, ये भी देख लिया। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, रामानंद सागर जी की जो पुरानी रामायण है उसमें लव कुश द्वारा राम जी के दरबार में एक गीत प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कहा गया है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते एक नगरी है अयोध्या धाम। ठीक, तो उसमें जो जम्बू द्वीप है, क्या है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के कहाँ पे? भरत खंड में। भरत यानी कि भारत, भारत उन्हीं के नाम के आधार पे भारत देश का नाम पड़ा है, तो जम्बू द्वीप के भारत खंड में। जम्बू द्वीप के भारत खंड में, कहाँ पे? भारत खंड में। तो चलिए देख लेते हैं आपका जम्बू द्वीप है क्या, भारत खंड क्या है। तो ये जो जम्बू द्वीप है, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत पहले सिर्फ भारत नहीं था, अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत था। तो अखंड भारत जहाँ पे था वो स्थान था जम्बू द्वीप। आज का जो आपका एशिया महाद्वीप है, प्राचीन काल का वो क्या है? जम्बू द्वीप है। ठीक ना, आपका जो आज का एशिया है प्राचीन काल का जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप के दक्षिणी तरफ, मतलब दक्षिणी भाग में क्या है? भारत खंड है। तो भारत को भारत क्यों नहीं कहा गया, भारत खंड क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? तो जो भारत खंड है आपका, आपका पहले विस्तृत भारत था, आज के भारत से काफ़ी बड़ा था, अखंड भारत था। तो उसके अंतर्गत 5 देश आते थे जो कि आज के टाइम पे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो जिनमें पहला देश हो गया आपका पाकिस्तान, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा हो गया भूटान, चौथा हो गया बांग्लादेश और पांचवा हो गया आपका श्रीलंका। इन 5 देशों के, और छठवां आपका भारत है ये। तो इन सारे देशों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता था? भारत खंड कहा जाता था। इस भारत खंड में कौन निवास करते थे? आर्य। कौन निवास करते थे? आर्य निवास करते थे। आर्यों के निवास के आधार पर भारत को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। देख लेते हैं, अभी बता देते हैं आपको कि आर्य कौन थे। क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। ठीक, तो ये जो आर्य थे ये जम्बू द्वीप के निवासी थे, मतलब कि मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक ना, आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे, और जो मध्य एशिया से आकर के, यानी कि विदेशी थे, मध्य एशिया से आकर ये लोग कहाँ पे निवास करते थे? भारत में। ये जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी, जहाँ पे फसलों का उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से होता था। तो ये लोग विदेशी थे, बाहर से आकर के भारत के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर निवास करने लगे। इन्हीं के निवास के आधार पर क्या कहा गया? भारत को आर्यावर्त कहा गया। ठीक, तो चलिए ठीक है सर, आपने आर्यावर्त भी बता दिया, हिंदुस्तान भी बता दिया, भारत नाम कैसे पड़ा ये भी बता दिया। तो आप ये बता दीजिए कि इसको इंडिया क्यों कहा जाता है? इंडिया कहाँ से आया? अंग्रेजी शब्द है, तो आया कहाँ से? तो आपका जो इंडिया शब्द है, कौन सा शब्द? इंडिया। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से हुई है। किससे हुई है? इंडोई से। मतलब कि जो आपका इंडिया है उसकी उत्पत्ति यूनान के एक शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है? इंडोई। ठीक,
इंडोई से हुई है। ठीक, ये चारों नाम हो गए भारत के, जिसमें वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम के आधार पर भारत पड़ा। अब ये जो भरत थे, आपके महाभारत काल में जो भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर थे, उनके पूर्वज थे ये भरत। ठीक, उन्हीं की वंशावली थी जो महाभारत काल में महाभारत युद्ध हुआ, उन्हीं की वंशावली थी ये। सेकेंड नाम था हमारा मध्यकालीन लेखकों द्वारा जो कि थे अरबी और फारसी थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा है। ठीक, हिंदू कौन थे, उनको हिंदू नाम क्यों दिया गया, ये भी आपको जानकारी है। जम्बूद्वीप में आर्यों के निवास के स्थान पर आर्यावर्त कहा गया, और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंडोई से हुई है। ठीक, तो ये हो गया हमारा भारत, कहाँ से नामकरण हुआ, कैसे आया, ये सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है, थोड़ा वर्ड जियोग्राफी का पार्ट है, लेकिन आप लोगों को इंडिया को समझने में बहुत ही आसानी होगी इस चीज़ को पढ़ने के बाद। ठीक है ना, तो थोड़ा देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ठीक, तो थोड़ा मैप के जरिए इसको देख लेते हैं, अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, क्योंकि भाई मुंह से समझा देंगे, लिखवा देंगे तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो थोड़ा डिटेल से आप लोगों को जिससे समझने में आसानी हो, उसके लिए हम आपको मैप के थ्रू समझा देते हैं। तो ये हो गया हमारी पृथ्वी। ठीक, ये गोल सा आपका पिंक कलर का गोला दिख रहा होगा, ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को बीचों बीच, सॉरी, अरे चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग क्या देख रहे थे? अक्षांश रेखाएं। क्या देख रहे थे? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड। ठीक, तो उसको मैप के जरिए अगर देखेंगे हम लोग कि मैप के थ्रू कैसा होगा, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, क्या है? ये रेखा हो गई, पृथ्वी को बीचों बीच से दो बराबर भागों में बांटती है। ये एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। जो जो टॉपिक समझते चलेंगे उसको लिखते चलेंगे, ठीक ना। हो सके तो आप लोग अपनी नोट्स, एक नोटबुक बना लीजिए, और जैसे हम शॉर्ट्स में इसको लिखते चल रहे हैं, आप भी उसी नोट्स में लिखते चलिए, जिससे कि एग्जाम टाइम में आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, क्योंकि हम जो पीपीटी प्रोवाइड करवाएंगे वो थोड़ा डिटेल्ड में रहेगी, जिस आपको समझने के लिए आसान रहेगी, लेकिन आपको रिवीजन करने के लिए जो हम नोट्स आपको बनवा रहे हैं, जो यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको अगर आप अपनी नोट्स पे लिखते चले तो थोड़ा आसानी होगी रिवीजन करने में। ठीक ना, तो ये रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखा है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। क्या है? 0 डिग्री रेखा है। दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है इसका नाम दूसरा? भूमध्य रेखा। एक और इसका नाम है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, ये हो गई, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो इसका ऊपरी भाग हो गया, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अगर ऊपरी भाग उत्तरी अक्षांश है तो निचला भाग क्या होगा इसका? दक्षिणी अक्षांश होगा। क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश। ठीक,
ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला भाग क्या होगा, ऊपरी भाग उत्तरी अक्षांश, दूसरा हो गया दक्षिणी अक्षांश। तो एक यही रेखा नहीं है, ठीक, एक यही रेखा नहीं है, ऐसी कई रेखाएं पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी में खींची हुई हैं, ऐसे ऐसे कर करके, ठीक, ऐसे ऐसे कर करके यहाँ तक। तो ये इसका जो आखिरी बिंदु होगा, कहीं कि भाई लाइन कहीं पे जाके तो समाप्त होंगी, क्योंकि एक सर्कल है, हमेशा तो लाइन बराबर रहेंगी नहीं, ऊपर जाएंगे तो इनकी लंबाई कम होती जाएगी, ठीक ना, लंबाई भी समान नहीं है। तो जो सबसे बड़ी रेखा है वो भूमध्य रेखा है। तो लास्ट में जो खत्म होता है, जहाँ पे मात्र एक अंतिम पॉइंट क्या हो जाता है, फिर बिंदु हो जाता है। तो यही बिंदु क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुव। जो उत्तरी भाग में बिंदु पड़ता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिणी भाग में बिंदु पड़ता है उसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एक लाइन को 1 डिग्री, सेकेंड लाइन जो होगी उसको 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके ऊपर की तरफ जो है कितनी लाइन्स है हमारी, 90, ठीक। इसी तरह दक्षिणी भाग में भी कितनी है, 90 है। यानी कि उत्तरी भाग में लाइनों की संख्या कितनी है, 90 है, दक्षिणी भाग में लाइनों की संख्या कितनी है, 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90, देख लेते हैं कितनी लाइन्स हैं, 90 प्लस लाइन 90 हो गई, तो कितनी हो जाएंगी, 180। लेकिन आप लोग यहाँ पे हो गए गलत, क्योंकि अगर आप लोग 180 लगा के आएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। एक ये भी लाइन तो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो 90 ऊपर और 90 नीचे प्लस 1, तो कितनी हो जाएंगी, 181, ठीक। ये हो गई ध्रुवों के साथ, मतलब अगर हम ध्रुवों की भी गणना करें तो 90 ऊपर 90 नीचे हो गई। अगर हम बिना ध्रुवों के, क्या हो जाएगा ये, ध्रुवों सहित, ठीक, ध्रुवों सहित लाइंस की संख्या कितनी है, 181। अगर ध्रुवों को काउंट ना करें, ध्रुवों को छोड़ दें तो कितनी हो जाएंगी, एक ध्रुव नीचे से हट जाएगा, एक ध्रुव ऊपर से हट जाएगा, तो 90 में से 1 गया, 89 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 179। कितनी हो जाएगी लाइन्स, 179, किसके बिना, ध्रुवों के बिना, ध्रुवों के बिना, ठीक। अगर हम दोनों ध्रुवों को हटा दें, जो जो बिंदु है जो, क्योंकि ये लाइंस तो है नहीं, तो इन लाइंस को अगर सिर्फ लाइंस की गणना करें तो 89 नीचे हो जाएंगी दक्षिणी ध्रुव में, 89 हो जाएंगी आपकी उत्तरी ध्रुव में, ठीक। और ये हो जाएंगी, एक भूमध्य रेखा को अगर जोड़ लेंगे तो हो जाएंगी 179 ध्रुवों के बिना, और 181 हो जाएंगी ध्रुवों के साथ, ठीक ना। क्लियर हो गई बात। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अपन इसमें। अगला पॉइंट है कि ये जो रेखाएं होती हैं, ये 2 अक्षांश रेखाएं, ठीक। मान लीजिए ये जो हो गई 1 डिग्री हो गई, ये हो गई आपकी 2 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों रेखाएं पता है एक दूसरे के समानांतर होती हैं, मतलब जैसे आपकी रेल की पटरी होती है, कहीं पे जाके एक दूसरे से को टच नहीं करती हैं रेल की पटरियाँ, उसी तरह ये भी कहीं पे एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो ये एक दूसरे क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, काल्पनिक रेखा समानांतर, ठीक। एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती नहीं हैं। ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे, यहाँ से 0 डिग्री से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी भाग में जाएं चाहे दक्षिणी भाग में जाएं, ठीक, ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी क्या होगी, लंबाई में कमी आएगी। क्या होगा, लंबाई में कमी आएगी। क्यों आएगी, ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होगा, लंबाई में कमी आएगी, ठीक, लंबाई में कमी, ठीक।
ये हमारा हो गया अगला पॉइंट। कमी क्यों आएगी? क्योंकि वो है सर्कल है। यहाँ पे अगर देखा जाए पृथ्वी ऐसे है तो यहाँ पे सर्वाधिक दूरी रहेगी इस जगह पे। ऊपर जाएंगे तो गोला कम होता जाएगा, गोले का एरिया जो है, तभी तो जाकर एक जगह पे पॉइंट हो जाता है सिर्फ। तो लंबाई इधर से कम होती जाएगी, इधर इधर से, ठीक ना। तो समान लंबाई नहीं होती, लंबाई कम होती जाती है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये हो गए हमारे दो ध्रुव, एक हो गया 1 डिग्री, एक हो गया 2 डिग्री, ठीक। अब भाई रेखा है तो इनके बीच की भी कोई दूरी होगी। अगर दो आदमी, मेरे सामने कोई एक और पर्सन खड़ा है तो हम दोनों के बीच में कोई दूरी होगी। कितनी दूरी पे है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितना होती है? 111 किलोमीटर। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर, ठीक। तो चलिए सर, आपने इतना तो बता दिया। अब इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? अक्षांश रेखाओं के बारे में, इसका उपयोग क्या है? तो आपका जो कोई प्लेस है, हम मान लीजिए वर्ल्ड मैप पे इंडिया को दर्शाना है, तो आपको जैसे वर्ल्ड मैप आपके हाथ में है नहीं, आप किसी पर्सन को बताएंगे कि इंडिया कहाँ पे है, ठीक। तो वहाँ पे होता है आपका इस्तेमाल क्या होता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसके आधार पर इसको बताया जाता है। तो जो मान लीजिए इंडिया कहाँ से होता है पश्चिमी भाग? स्टार्ट यहाँ से 68.7 अक्षांश से, मतलब देशांतर से। अक्षांश में हो जाएगा 8.8 डिग्री 4 मिनट, ये हो जाएगा हमारा अक्षांश, ठीक। तो ये जो फर्स्ट लेटर होता है हमारा अक्षांश हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर लेटीट्यूड दर्शाएंगे तो अक्षांश को दर्शाएंगे, और लॉन्गिट्यूड दर्शाएंगे तो देशांतर को दर्शाएंगे, ठीक। अब जैसे अगर इंडिया को बताना हुआ 8.4 लैटिट्यूड से लेकर के कहाँ तक है? 97.25 लैटिट्यूड, ये है हो गया आपका इंडिया का वो। अक्षांश भी देशांतर भी दोनों ऐड हो गए, ठीक ना। बस ये आपके उदाहरण है एक समझने के लिए, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? काल्पनिक रेखा होती है जो कि समानांतर नहीं होती, सॉरी समानांतर होती है एक दूसरे के, दोनों के बीच की दूरी समान होती है 111 किलोमीटर। चाहे जितनी दूर तक खींच दीजिए, पूरी पृथ्वी में सबकी लंबाई उतनी होगी, 111 किलोमीटर होगी, ठीक। संख्या कितनी होती है? 181 ध्रुवों के साथ होती है, 179 होती है ध्रुवों के बिना होती है, ठीक। ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे तो लंबाई में कमी आएगी, जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, उनकी लंबाई में कमी आएगी। ये भी हो गया हमारा। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी? 111 किलोमीटर। तो ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं, ठीक। अब हमारा अगली रेखा जो है देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, ठीक। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पे, मतलब पृथ्वी पे कैसे होती हैं, कैसे खींची जाती हैं, इनका उपयोग क्या है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फिर। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक। ये पृथ्वी हो गई हमारी। आप लोगों ने देखा था जो अक्षांश रेखाएं थी वो इस प्रकार थी, मतलब कि लेटी हुई रेखा थी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं आपकी,
वो इस प्रकार बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी पे ऐसी हैं, इस प्रकार है, ठीक है, यानी कि खड़ी रेखाएं हैं। तो ये जो मेन रेखा होती है इसको भी 0 डिग्री रेखा कहते हैं, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं होगी, ये होगी देशांतर रेखा। क्या होगी? देशांतर रेखा। ये रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में। अक्षांश रेखा भी 2 बराबर भागों में बांटती थी, लेकिन वो बांटती थी उत्तर दक्षिण में, और ये बांटेंगी आपका पश्चिम और पूरब के आधार पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारी पश्चिमी देशांतर। ठीक, जो इसका ये वाला भाग है, ये कौन सा भाग हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर। और ये वाला भाग हो जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर। ठीक, कौन सा भाग हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। हम लोगों ने देखा था उस पे रेखाएं जो थी लेटी हुई रेखाएं थी। ठीक, तो पहले इसको, इस टॉपिक को जितना समझे उतना लिख लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें मतलब अगला पॉइंट क्या है क्या नहीं है। ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक। ठीक, ये भी काल्पनिक रेखाएं, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, जिसका पहला भाग हो गया आपका पश्चिमी देशांतर, दूसरा हो गया आपका पूर्वी देशांतर। तो सर अक्षांश रेखाओं में तो कई सारी रेखाएं थी, तो इसमें कितनी रेखाएं हैं? तो इसमें जो है ऐसे ऐसे करके पूरी पृथ्वी में लाइंस खींची हुई है। ठीक, ठीक, और ये जो रेखाएं हैं आपकी कहाँ पे जाके मिलती हैं? ध्रुवों पे। अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो ध्रुव बने थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे ये दोनों रेखाएं मतलब एक दूसरे से मिलती हैं सारी रेखाएं। तो इनकी संख्या कितनी है? इन रेखाओं की संख्या है 360। कितनी? 360 रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ठीक, यानी कि 180 पूर्वी देशांतर हो जाएंगी और 180 हो जाएंगी आपकी पश्चिमी देशांतर में। 180 रेखाएं आपकी हो जाएंगी पूर्वी देशांतर में और 180 रेखाएं हो जाएंगी आपकी पश्चिमी देशांतर में। ठीक, और क्या देखा था हमने? क्या है? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। ठीक, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। ठीक, ये हो गई हमारी ध्रुवों की मिलाने वाली रेखाएं। ये रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे होती हैं। यहाँ पे हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पे हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक, तो हमने उसमें देखा था कि अक्षांश रेखाओं में हमने क्या देखा था कि ऐसे ऐसे लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। क्योंकि समानांतर का मतलब क्या होता है? मतलब कि दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है समान अंतर हो, कहीं पे जाके एक दूसरे से न कम हो न मिले। ठीक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दूरी के बीच में समान अंतर हो, उसको क्या बोलते हैं? समानांतर। अक्षांश रेखाएं क्या थी? समानांतर थी। लेकिन अभी मैंने बताया कि सर आपने बताया है कि ये रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे मिलती हैं? एक दूसरे के द्वारा ध्रुवों पे मिलती हैं। तो पहली बात हो गई कि ये समानांतर तो नहीं है। क्या है? समानांतर नहीं है। ठीक,
क्योंकि ये एक दूसरे से ध्रुवों पे जाके मिल जाती है। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया सर। अब अगला पॉइंट इस पे क्या होगा, अगला पॉइंट जो होगा, अगर हम देखें कि इसकी जो बीच की सर्वाधिक दूरी है, तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा। तो जहाँ पे अक्षांश रेखा जाती गुजरती है पृथ्वी के बीचों बीच से, वहाँ पे इनकी दूरी सर्वाधिक होती है। कहाँ पे? अक्षांश रेखा पे। ठीक, तो अगला टॉपिक हम वो पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा पर भाई अक्षांश रेखा की जो 0 डिग्री थी उसको क्या कहते थे? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक दूरी। लेकिन सर ये दूरी तो आपने बता दी, लेकिन दूरी है किसकी? ये दूरी तो आपने बता दी, दूरी है किसकी? हम कैसे समझेंगे कि ये दूरी किस चीज की है? तो ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, मतलब देशांतर रेखाएं ये हो गई, तो अक्षांश रेखा ये आपकी होती है। ठीक, जहाँ पे ये अक्षांश रेखा जा रही है, मान लीजिए ये हो गई आपकी 1 डिग्री देशांतर, ये हो गई 2 डिग्री देशांतर। ठीक, 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर के बीच में जो भूमध्य रेखा, मेन रेखा है भूमध्य रेखा, ये रही। भाई हर जगह से तो भूमध्य रेखा मेन रेखा है नहीं, एक ही भूमध्य रेखा है जो कि मेन है, उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर इनकी सर्वाधिक दूरी होती है। ठीक, वो दूरी क्या है? वो दूरी क्या है? 111.32 किलोमीटर। हमने देखा था अक्षांश रेखाओं में 2 रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और देशांतर रेखाओं में 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। लेकिन हर जगह ये समान नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अगर हम जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो ये रेखाएं क्या हो रही हैं? ध्रुवों पे मिल जाती हैं एक दूसरे से। भाई एक दूसरे से ध्रुवों पे मिल जाती हैं रेखाएं, तो क्या होंगी? उत्तरी ध्रुव पे जाने की तरफ, मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर क्या हो जाएंगी? दूरी में कमी आएगी। तो अगला टॉप लाइन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुवों की ओर जाने पर क्या आएगी? दूरी में कमी आएगी। क्या आएगी? दूरी में कमी आएगी। ठीक, तो समझ गए? नहीं समझे तो एक बार और समझा देते हैं हम आपको। ये जो हमारी रेखा है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अगर इसके आधार पर देखें तो देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पे होती है। ठीक, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पे काटती भी हैं। तो सर्वाधिक दूरी देख रहे हैं आप, ये हो गई आपकी। तो यहाँ पे हो गई 111 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे धीरे धीरे, तो ये दूरी मतलब क्या हो रही है? एक दूसरे से पास आती जा रही है, नज़दीक एक दूसरे की आती जा रही है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ध्रुवों पे पहुंचने के बाद 0 हो जाती है दूरी। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, 2 भागों में बांटी जाती हैं। कौन कौन से भागों में? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में। ये जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है, ये क्या होती है? यहाँ पे देख लेते हैं एक और वो बना करके मैप के द्वारा। ये जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है, ये लंदन के ग्रीनविच से बीचों बीच, मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लंदन के ग्रीनविच, जहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, ये विश्व स्तर पर समय का निर्धारण करती है। 0 डिग्री जो है रेखा विश्व स्तर पर समय का निर्धारण करती है।
एक अपने देश के स्तर पर भी एक रेखा होती है, वो आगे चल के हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। अभी देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं भाई, समय का निर्धारण करती है ये रेखा। तो क्या हो जाएगी, मानक समय रेखा। क्या हो जाएगी, मानक समय रेखा। ठीक सॉरी 0 डिग्री है, समय का निर्धारण करती है, तो इसको क्या कहेंगे, मानक समय रेखा। जिसको किससे दर्शाते हैं, जीएमटी से। किससे, जीएमटी से। ठीक, मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम, फुल फॉर्म इसका होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, अब समय भी है, तो भारत के समय से कितना आगे है कितना पीछे ये भी देख लेते हैं। भारतीय समय से 5.5 घंटे पीछे। क्या है, पीछे। क्यों पीछे, अभी ये टॉपिक आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, चलिए एक बार समझा देते हैं, फिर से एक बार समझा देंगे जब इंडियन वाला पढ़ाएंगे आपको। तो ये हो गया हमारा मैप, हो गया पृथ्वी, हो गई। ये हो गई हमारी देशांतर रेखा जो काटती है पूर्वी और पश्चिमी भाग में। ठीक, अब इसी में देख लेते हैं अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा हो गई, ये भी 0 डिग्री हो गई। ठीक, देख लेते हैं 5.5 घंटे कैसे पीछे है। तो भारत जो है हमारा यहाँ पे स्थित है, मतलब कि उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में भारत यहाँ पे स्थित है। ये क्या है, 0 डिग्री, भारत यहाँ पे स्थित है। तो जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं होती हैं आपकी, ये रेखाएं हो गई। तो एक रेखा को, सॉरी, पृथ्वी आपकी जो है कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे, ऐसे घूमेगी। ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ये आपका पूरब हो जाएगा। ठीक, इधर से इधर घूमेगी। तो 1 डिग्री, ये मान लीजिए 1 डिग्री रेखा ये हो गई, दूसरी डिग्री एक रेखा ये हो गई। तो इस रेखा से इस रेखा तक जाने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। कितना लगता है, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो इसको नोट कर लेते हैं। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को समय लगता है कितना लगता है, 4 मिनट। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। मतलब कि पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में, मतलब कि एक देशांतर, भाई 2 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक देशांतर से 2 देशांतर तक जाने में कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। तो ये 0 डिग्री से जो पृथ्वी का अंतिम बिंदु होगा वहां तक की दूरी अगर ज्ञात करेंगे, देशांतरों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद मिनट से उसको 4 मिनट से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो हो जाएगा आपका लगभग 5.5 घंटे निकलेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब इंडियन टाइम के बारे में पढ़ेंगे, 82.5 डिग्री के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी आपको सिर्फ देशांतर रेखाएं देखनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेवजह। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगते हैं। ये भी समझ गए आप। ठीक, तो ये हो गई हमारी देशांतर रेखा। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा आज, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, 360 रेखाएं इसके अंतर्गत होती हैं, जिसमें 180 जो होती हैं पूर्वी भाग में होती हैं और 180 जो होती हैं पश्चिमी भाग में होती हैं। ठीक, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो हैं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। सबसे ज़्यादा दूरी होती है भूमध्य रेखा पे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुड़ती जाती हैं, तो ध्रुवों पे जाके इनकी दूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, समानांतर नहीं है।
मतलब इनके दोनों दो रेखाओं के बीच की दूरी के बीच में जो अंतर है वो समान नहीं होता इन लोगों की। उसके बाद क्या है, भूमध्य पर सर्वाधिक दूरी होती है, भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। कितनी होती है वो दूरी? 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं में कितनी है ये दूरी? 111 किलोमीटर है। मतलब कि पृथ्वी को 111.32 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है उस समय कितना है? 4 मिनट है वो समय। ठीक, तो ये आप लोगों पे लागू नहीं होगा कि हाँ भैया मैं आपसे इतनी दूर हूँ, अगर मैं गणना करूँ इतनी देशांतरों के बीच में हूँ, अगर मैं गणना करूँ तो इतने मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो ये आप लोगों पे लागू नहीं होती, क्योंकि आप लोगों की गति और पृथ्वी की गति में बहुत अंतर है। ठीक ना? पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? पश्चिम से पूरब है। तो जिस टाइम 0 डिग्री पे जिस टाइम 0 डिग्री पे आपके 4 बज रहे होंगे, कितने बज रहे होंगे? सुबह के 4 बज रहे होंगे। उसी टाइम भारत पे क्या टाइम है उस टाइम? अगर 0 डिग्री पे कितने बजेंगे? 4 बजेंगे, तो भारत पे कितने बजेंगे? 5.5 घंटे जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे आपके 9:30। उसी टाइम भारत पे कितना टाइम होगा आपका? 9:30 हो रहा होगा। समझ रहे हैं ना चीजें कि समय का अंतर कैसे आता है? समय का अंतर जो आता है वो इन देशांतर रेखाओं के आधार पर आता है। पूरी दुनिया का समय एक समान नहीं है, कहीं पे दिन होता है, कहीं रात होता है, तो सब इन्हीं का खेल है। ठीक ना? तो ये हो गई आपकी देशांतर और अक्षांश रेखाएं। कितना समय लगता है, जीएमटी मीन टाइम होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपने कल एक नई क्लास के साथ, जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार।